सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं कबीर संजय जी द्वारा रचित कहानी सिर्फ एक दिन। दरवाजा खोलते ही नेहा का ध्यान जिस पहली चीज पर गया उसने उसे परेशान कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। नीचे बाइक की बुड़बुड़ थमी। उसे स्टैंड पर खड़ी करने की आवाज भी आई और फिर सीढ़ियों पर थके हुए कदमों की पदचापें। इन आवाजों को वह अपनी सांसों की तरह पहचानती थी। सच तो यह है कि घर के अंदर रजाई में दुबकी हुई भी वह कब से बाहर की आवाजों पर कान गड़ाए बैठी थी। बुड़बुड़ करती हुई बाइक की कोई आवाज पहले तो दूर से पास आती हुई लगती। ऐसा लगता कि वह करीब आकर रुकने वाली है, लेकिन नहीं, फिर वो दूर हो जाती। बाइक पर चलते चलते किसी आदमी का एक्सीलेटर कम तो किसी का ज्यादा घूम जाता। वो गौरव की बाइक की आवाज और उसके एक्सीलेटर की लय तक को पहचानती थी। इसलिए जब एक खास किस्म की लय पर बुड़बुड़ करती हुई बाइक पहुंची और बुड़बुड़ बंद हो गई तो रात की अन्य आवाजों में उसने उस आवाज पर ज्यादा गौर करना शुरू कर दिया। बाइक स्टैंड पर लगने की हल्की सी आवाज भी उसे सुनाई पड़ गई। बाइक खड़ा करते समय गौरव जब अपने पंजे स्टैंड पर लगाकर गाड़ी को पीछे से खींचता था तो एक हल्की सी सी की आवाज आती थी। रात के इस खामोश अंधेरे में भी वो इस हल्की सी आवाज को सुन पाती थी। शाम से ही कभी भौंक कर और कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोने वाले कुत्ते भी थक चुके थे। उल्लुओं की कई प्रजातियां रात में शिकार पर निकल चुकी थी। ये रात सर्दियों की थी। 10 बजे तक चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। उल्लू की खीखी की आवाज रात के सन्नाटे को भंग कर देती थी। इस मनहूस आवाज को सुनकर नेहा को हल्की कपकपी छूटने लगती थी। रजाई में सात्विक को दुबकाए वह गौरव की बाइक पर ही कान लगाए हुए थी और जब बाइक रुकी और सीढ़ियों पर गौरव के थके कदमों की आवाज आने लगी तो वह खुद ब खुद उठकर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अब उसे इंतजार गौरव की मिस कॉल की थी। अपनी कल्पना की आंखों से वह देख रही थी। बाइक को स्टैंड पर लगाने के बाद गौरव ने अपना मोबाइल फोन निकाला होगा। मोबाइल में कॉल लॉग खोलकर उसने जान का नंबर ढूंढा होगा और फिर उसने कॉल का बटन दबा दिया होगा। साथिया मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी रिंगटोन इतनी ही बजेगी कि नेहा फोन काट देगी। रात में दरवाजा खुलवाने के लिए दोनों की तरफ से तय यह कोड काफी पुराना था। गौरव ने पहली सीढ़ी चढ़ी और उसने जान के नंबर पर कॉल का बटन दबा दिया। नेहा का मोबाइल बोल पड़ा, साथिया मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी। कहीं सात्विक की नींद न खुल जाए। नेहा ने अपने मोबाइल को कसकर हथेलियों के बीच दबा लिया। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जिस पहली चीज पर उसकी नजर गई उस पर उसे हल्की सी हंसी भी आ गई और उसने उसे परेशान भी कर दिया। दाहिने हाथ में हेलमेट पकड़े और बाएं हाथ की एक उंगली में बाइक की चाबी फंसाए गौरव दरवाजे के अंदर घुसते ही अपना मफलर उतारने लगा। उसे एकटक देखते हुए नेहा रास्ते से हटना भी भूल गई। गौरव एक पल तक उसके हटने का इंतजार करता रहा, फिर उसके बगल से निकल गया। अंदर लगी कुर्सी पर बैठकर पहले उसने अपने दस्ताने उतारे। सर्दी के चलते दस्ताने के अंदर भी हाथ सुन्न से हुए जा रहे थे। बाइक चलाते समय हवा भी एकदम हाथों पर सीधे लगती है। कई बार तो क्लच पकड़ना और एक्सीलेटर लेना भी मुश्किल लगने लगता है। दस्ताने उतारने के बाद अपनी हथेलियों को मुंह के पास लाते हुए वह उन्हें रगड़ने और मुंह से फूंकने लगा। उसके मुंह से भाप जैसी गरम गरम दिखने वाली हवा निकल रही थी। उसके नथुनों से भाप निकलती हुई दिख रही थी। अपने पैरों को ऊपर उठा उठाकर उसने जूते उतारे और हाथ धोने बाथरूम में चला गया। नेहा उसे एक टक देखती रही। शाम को सूरज ढलते ही ओस पड़ने लगी थी। सूखने के लिए डाले गए कपड़ों को उतारने में अगर जरा भी देरी कर दो तो फिर वे ओस से गीले हो जाते हैं। अगर कहीं रात भर ओस में पड़े रह गए तो उन्हें सूखने के लिए डालना न डालना बराबर ही हो जाता।
उसने गौरव की जैकेट के कंधों को भी हल्का सा गीला कर दिया था। उसके दस्ताने भी नम हो गए थे। गौरव की मूछें भी ओस से गीली हो चुकी थी। इन्हीं में वो एक छोटी सी बात भी छिपी थी जिस पर नेहा का ध्यान टिक गया था। गौरव की भीगी हुई मूछों में एक बाल उसे सफेद दिखाई पड़ा। शेव करने के बाद गौरव हमेशा अपनी मूछों पर एक वक्त खर्च करता था। उन्हें काटता, तराशता और संवारता। उस समय वह शीशे में अजब अजब तरीके से अपने मुंह को टेढ़ा करता। कभी होंठों को गोल करता, कभी दोनों होंठों को भींचकर मूछों की लंबाई को एक सार करने की कोशिश करता। नेहा गौरव को मूछें संवारते एक टक देखा करती थी। तरह तरह से उसके मुंह बनाने को देखते देखते उसे गौरव पर प्यार आ जाता। लेकिन आज पहली बार उसने गौरव की मूछों में एक सफेद बाल देख लिया। पका हुआ बाल, सफेद, कतरे हुए काले बालों में अलग से दिखने वाला। मूछों के भीगे हुए होने के चलते वह नेहा को इतना अलग से नजर आया था। पहले तो वह मन ही मन हंसी, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। फिर वो परेशान हो गई, अभी से मूछों के भी बाल पकने लगे। इतने में गौरव हाथ और मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आ गया। नेहा को इतनी देर तक अपलक वहीं पर खड़े देखकर वह कुछ चिढ़ सा गया। कुछ रूखी सी आवाज में गौरव बोला, तुम सो जाओ, मैं खाना निकाल लूंगा। नेहा को बुरा लगा, नहीं, अभी गर्म करती हूँ, मैं जाग क्यों रही हूँ। किचन का दरवाजा खोलकर वह फट से पहुंची। गैस लाइटर की खट हुई और स्टोव से नीली नीली लौ निकलने लगी। उसने सब्जी गर्म करने के लिए रख दी। रात में कितनी देर हो जाती है। नेहा ने गौरव को गरम गरम रोटियां खिलाने की सोची थी। सर्दियां इतनी थीं कि गुंदे हुए आटे को फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं थी। उसने तुरंत ही आटे की लोई बनाई, उस पर हल्के से पॉलिथीन लगाया और रोटी बेलना शुरू कर दिया। इतने में गौरव जाकर सात्विक के पास बैठ गया। उसने धीरे से रजाई हटाकर सात्विक को देखा। उसकी उंगलियों को छूते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। सात्विक की गुलाबी उंगलियों की मुट्ठियां भिंची हुई थीं, जैसे उसने किसी बहुत जरूरी चीज को अपने हाथों में कस कर पकड़ रखा हो। ऐसे ही वह गौरव की उंगलियों को भी पकड़ लेता था। गौरव ने उसकी मुट्ठियों की जकड़ थोड़ी ढीली करके उसमें अपनी एक उंगली पकड़ाने की कोशिश की। इतने में ही सात्विक अपनी माँ की गर्माहट के दूर होने का अंदाज कर कुनमुनाने लगा। धीरे धीरे कुनमुनाते हुए अचानक ही उसने जोर पकड़ लिया। गौरव उसे थपकियां देने लगा, लेकिन सात्विक कुछ सुनने के मूड में था ही नहीं। उसके रोने की आवाज तेज होती गई। थपकी देकर उसे चुप कराने में नाकाम हुए गौरव ने थोड़ा चिढ़ते हुए, जैसे कि सात्विक के उठने और रोने में भी नेहा का दोष हो, रसोई में आकर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम सो जाओ, मैं खाना खा लूंगा। नेहा ने प्रतिवाद किया, अरे मैं तो चाहती थी कि तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां खिलाऊं। नहीं, गरम गरम रोटियां तुम ही खा लिया करो। गौरव की चिढ़ में और इजाफा हो गया। कोई बात नहीं, अभी सो जाएगा, मैं रोटी बना देती हूँ। नेहा को भी बात बुरी लगी। नहीं, तुम उसे जाकर संभाल लो, मैं देख लूंगा। इतने में सात्विक का रोना और तेज हो गया। गौरव के अंदाज से दुखी होने और बुरा मानने के बाद भी नेहा को सात्विक के रोने पर कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही थी। उसने झगड़ा मुलतवी कर दिया, चुपचाप हाथ धोया और गैस की नीली लौ में अपने हाथों को सुखाने लगी। अब गीले और ठंडे हाथों से तो बच्चे को पकड़ने नहीं जा रही है वो। हाथों के थोड़ा गरमाते ही वह सात्विक के पास आ गई। बुनबुनाहट उसकी भी बिना ब्रेक वाली शुरू हो गई। पहले तो सोता हुआ बच्चा जगा देंगे, जरा भी देर नहीं देख सकते। रजाई को एक किनारे से सरका कर वह अंदर घुस गई। सबसे पहले उसने सात्विक के पोतड़ों की जांच की। पोतड़े सूखे थे। अक्सर ही रात में गीला करने के बाद सात्विक ऐसे ही रोने लगता था। नेहा की तो आदत ऐसी हो गई थी कि रात में भी नींद खुली नहीं कि सबसे पहले उसका हाथ पोतड़ों पर जाता था। सूखे हैं, हाँ हाँ सूखे हैं। गीले होते तो पोतड़ों को बदलने में ही काफी वक्त लग जाता। रजाई में घुसते ही नेहा ने सात्विक को अपने सीने से चिपका लिया। बच्चा उसे अपने से ज्यादा गर्म लग रहा था, कहीं बच्चे को ठंड न लग जाए। लेकिन धीरे धीरे उसकी गर्मी में बच्चे को आराम मिलने लगा। बच्चा बेचैनी से अपने मुंह से माँ के सीने को टटोलने लगा।
माँ ने अपनी टॉप के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। बच्चा मुंह से टटोलता हुआ अपने रुदन में भी अपनी बेचैनी प्रकट करने लगा। बाईं करवट लेटी नेहा ने अपनी दाहिनी छाती सात्विक के मुंह में डाल दी। रोने की इच्छा से वशीभूत पहले तो वह मुंह में उन्हें लेने से इनकार करता रहा, फिर वह उसे चूसने लगा। थोड़ी ही देर में उसका रोना रुक गया और माँ के शरीर से रिसने वाला जीवन रस पीकर उसके अंदर जीवन, संतोष और सुकून का संचार होने लगा। सात्विक 3 महीने का था। माँ के शरीर के इसी हिस्से को छूकर, उसका सामीप्य महसूस कर और उससे निकलने वाले जीवन रस का पान करके उसे अपनी सभी भयों से छुटकारा मिल जाता था। अपनी माँ के इसी दूध से उसे जीवन की डोर बंधी हुई थी। इन्हीं की सांत्वना से उसका दिल शांत हो जाता था। नहीं, कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। घबराहट कम हो जाती। माँ की गर्मी ही उसे जिलाए हुए थी। नेहा ने मन ही मन हिसाब लगाया। नहीं, 3 महीने नहीं, 2 महीने 25 दिन हुए हैं। इस महीने की 24 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। इसी तरह एक एक दिन गिन कर वह सात्विक को बड़ा कर रही थी। सात्विक सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था। वो अर्ध बेहोशी की हालत में थी, फिर भी उसे सात्विक के पैदा होने का दिन काफी कुछ छोटी बड़ी बारीकियों के साथ याद है। उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। जब डॉक्टर ने बच्चे को पेट से बाहर निकालने के बाद उसे अपने हाथों में लेते हुए उसके सामने करते हुए पूछा था, तो तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अपने सोचने से क्या होता है? हाँ, लेकिन माँ को तो लड़के से ही ज्यादा प्यार होता है। हाँ, पर लड़की माँ की सहेली बन जाती है, सबका ध्यान रखती है। चलो बहस छोड़ो। डॉक्टर हंस पड़ी। बच्चे को हल्के से उसके मुंह के पास लाकर बोली, चलो अब इस लड़के को प्यार करो। अपनी अधखुली आंखों से बच्चे को देखते हुए नेहा ने उसके माथे को चूम लिया। तो यही है वो जिसने उसे कई रातों से जगाए रखा है। कभी एक करवट लेटती, कभी दूसरी करवट, कहीं वो दब ना जाए। बीच बीच में वो अपने हाथ पैर भी चलाने लगता। पेट में एक अजब सा तूफान उठ खड़ा होता, तो कभी एकदम शांत हो जाता, जैसे कोई चुपचाप जाकर कहीं छुप गया है। तब वो गौरव का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती। देखो, यहीं पर है, लेकिन चुप बैठा है। और कभी कुछ ही देर में उसके हाथ पैर फिर चलने लगते। वो गौरव को फिर जगाती। देखो, यहाँ पर पैर चल रहे हैं उसके। गौरव अधनींद में अपने हाथ पेट पर वहीं रख देता। कभी कुछ समझता तो कभी बिना समझे ही बोल देता, हाँ हाँ, चल तो रहे हैं पैर। लेकिन नेहा उसकी आवाज के निरुत्साह को भांप जाती। नहीं, इसे कुछ समझ नहीं आया है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। पता नहीं ये कुछ महसूस कर भी पाता है कि नहीं। जिस चीज से नेहा इतनी उत्साहित होती है, छूकर भी उसकी संवेदना को वो पकड़ नहीं पाता। नेहा रूठ जाती। करवट बदल कर वह सोने की कोशिश करती। गौरव पीछे से उसके कंधे को पकड़कर सहलाता रहता। काफी देर के मन मनोवल के बाद वह उसकी तरफ अपना मुंह करती। फिर गौरव उसका पेट पकड़कर तो कभी पेट पर हल्के से हाथ रखे हुए सो जाता। इस सांत्वना से उसे भी हल्की सी झपकी आ जाती। तो यही है वो जो इतने दिनों से अपनी उपस्थिति से हैरान किए हुए था। बच्चे का नाम उन्होंने पहले ही सोच रखा था, रेवा। हाँ, रेवा ही होगा उनकी बेटी का नाम। रेवा क्या है? यह नर्मदा नदी का ही एक नाम है। रेवा को वे कई अलग अलग तरह से उच्चारित करके देखते। हाँ, रेवा नाम ही ठीक रहेगा। लेकिन रेवा को कहीं पीछे छोड़ते हुए जो पैदा हुआ वह बेटा था। यह एकदम आगंतुक था। इसके आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था। इसलिए नए सिरे से उसके नाम की खोज शुरू हुई। कोई सटीक नाम नहीं मिलने की शर्त पर फिलहाल उसका नाम सात्विक चल रहा था। आगे बदल भी सकता है। अपने मन में यही सब हिसाब लगाते हुए नेहा को नींद आ गई। यूं तो नींद रात भर सात्विक की तरह ही कुनमुनाती रही। रात में अचानक ही सात्विक की नींद कभी टूट जाती। अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए वह तेज रोने की तैयारी करने लगता। नेहा नींद में ही पहले तो उसके पोतड़े जांचती। सूखे पोतड़े का स्पर्श पाते ही नींद में ही नेहा अपने जैकेट की जिप खोलती और अपने वक्षों के बीच सात्विक को छुपाकर उसके मुंह में दूध डाल देती। अपने मुंह में दूध को चुभलाते चूसते सात्विक को फिर से नींद आ जाती।
हाँ, अगर पोतड़े सूखे ना हो तो नींद में ही नेहा के हाथ यंत्रवत चलते। उसके पोतड़े बदल दिए जाते। बिस्तर के ऊपर पॉलिथीन की शीट लगी हुई थी। शीट के ऊपर बिछी चादर बदलनी पड़ती। इसी तरह कुनमुनाते हुए नेहा की नींद पूरी होती। बस 3 महीने पूरे हो जाएं तो डायपर पहनाना शुरू कर दूंगी, यही सोचकर वह संतोष करती। सुबह किचन में हुई खड़खड़ से ही नेहा की नींद टूटी, लेकिन वह आंखें बंद करके पड़ी रही। कुछ ही देर में बिस्तर के सामने मेज पर चाय के 2 कप रखे हुए थे। गौरव उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। उठो, चाय पी लो। उसने अपनी उनींदी आंखें खोली। चाय के 2 बड़े मग। सुबह की चाय उन दोनों को ही बड़े से मग में पीना पसंद था। मग से उड़ती हुई भाप हवा में कई तरह की लहरें बनाती हुई ऊपर की तरफ उठ रही थी। कुछ देर तक तो इन पर नजर पड़ती, लेकिन फिर वो हवा में विलीन हो जाती। बिस्तर से निकलकर नेहा ने शॉल ओढ़ ली। मुंह धोकर वह देर तक गरम गरम चाय के मग को अपने हाथ में पकड़े रही। चाय के मग से वह कभी कभी अपने गालों और माथे को भी सेकने लगती, तो कभी अपनी हथेलियों के पीछे की तरफ के हिस्से को भी मग से लगा करके सेकती थी। खूब सर्दियों के दिन थे वे। ऐसी सर्दियां नेहा ने कभी नहीं देखी थी। ठंड से कांपता अंधेरा रोज रात भर अपने आंसू टपकाता रहता। सुबह तक ओस जम जाती। सुबह जब सूरज भगवान अपनी पीली पीली आंखें खोलते तो पता चलता कि हरी हरी घास पर कोई सफेद भूरी राख छिड़क गया है। सूरज की गर्मी से धीरे धीरे राख पिघलने लगती। धूप खिल जाती, लेकिन हवा में इतनी ठंड होती कि धूप में बैठना भी कई बार मुश्किल सा हो जाता। हवा जैसे सारे कपड़ों को छेदती हुई शरीर में घुसने को होती। दिन भर खिली धूप का दम 2 बजे के बाद ही टूटने लगता था। शाम को 4 बजते बजते तो ऐसे लगने लगता जैसे कि शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। किसी भी चीज से उसे गर्मी नहीं मिल पा रही है। किसी तरह से खुद को गर्म रखते वो चाय तैयार करती थी। शाम होते ही बिस्तर में पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। यह देहरादून की सर्दियां थीं। इसकी वो आदी नहीं थी। सर्दियों के मौसम में वो 10 कदम आगे की चीज न दिखाई देने वाले कोहरे को झेलती रही थी, जहां दिन दिन भर सूरज के दर्शन नहीं होते थे। सूरज की उम्मीद में कई कई दिन निकल जाते थे, लेकिन यहाँ तो सूरज बिना नगा हाजिर है। हालांकि इसके बाद भी सर्दियों से राहत नहीं है। हाँ, कभी कभी जब वो इस धूप में छत के ऊपर चली जाती तो सामने मसूरी चमकती हुई दिखाई पड़ती। मसूरी के सिर के तुरंत ऊपर बैंगनी रंग की छटा बिखरी होती, जबकि ऊपर नीले रंग का आसमान अपने अनंत विस्तार से झूमता रहता। इस दृश्य से वह मुग्ध हो जाती। सामने देवदार के घने पेड़ों के बीच छुपे हुए घर के कॉटेज दिखाई पड़ते। मसूरी की पहाड़ियों की रीढ़ पर ही थोड़ा दाहिनी तरफ उसे घनोल्टी के पहाड़ दिखाई पड़ते। यहाँ पर कुछ दूर तक सपाट मैदान जैसा है। उसके एक तरफ सुरकुंडा देवी की पहाड़ियाँ थीं। चारों तरफ अलग अलग रंग बिखरे पड़े थे। मसूरी से ज्यादा ऊंचाई पर होने के चलते पहले सुरकंडा और धनोल्टी में बर्फ गिरती थी। एक बार सुरकंडा की पहाड़ियों पर वे आगे की तरफ चंबा और पीछे की तरफ देहरादून की घाटियों का नजारा कर चुके थे। सुरकंडा देवी की चोटी से आगे की तरफ हिमाच्छादित पहाड़ों की एक झलक दिखती थी। ऐसा लगता कि जैसे कहीं आसमान में अचानक से ही बर्फ के पहाड़ अपने नुकीले कोन बनाते हुए खड़े हो गए हों। धुंधली धुंधली सी उनकी ऊंचाइयां कहीं गुम हो जाती, तो कहीं वे चमकीले बादलों के रंग से होड़ करते। उनके बीच से बर्फ के बादल उन्हें भी अपनी आगोश में ले लेते। धीरे धीरे उन्हीं में उठने वाले बादल उन्हीं को अपने में समेट लेते। बर्फ के पहाड़ों का अस्तित्व छिप सा जाता। फिर चमकीले सफेद बादलों का गाढ़ापन बढ़ जाता। धीरे धीरे करियाते बादलों का वजन अचानक से ज्यादा हो जाता और वे धरती पर अपना प्यार लुटाने लगते। यहाँ पर बरसते बादलों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ही नहीं है। बेहद इत्मीनान से बरसते। कभी लय तेज हो जाती तो कभी धीरे। किसी कुशल संगीतकार की तरह उनकी धुनें
अपने आरोह अवरोह में गूंजती रहती। लेकिन संगीत का क्रम नहीं टूटता था। मन भर बरस कर बादल भी अपना अस्तित्व खो चुके होते और फिर से वही चमकदार सूरज सबके ऊपर हंसता हुआ आसमान में दिखाई पड़ने लगता। उसकी किरणों से अभी अभी तुरंत जमीन पर गिरी हुई बूंदें हीरे की तरह चमक उठती। इसी बारिश के बीच कभी आसमान अपनी चांदी मसूरी और धनोल्टी की पहाड़ियों पर बिखेरने लगता तो देहरादून में जमकर बारिश होती, और जब थोड़ी देर बाद आसमान खुलता तो सामने की पहाड़ियां ऐसे चांदी की तरह चमकने लगती जिस पर सुनहरी रोशनी छोड़ी जा रही हो। धुले हुए आसमान में एक एक चीज बेहद साफ दिखाई पड़ती। कभी हवा में अटकी हुई बूंदों पर इंद्रधनुष टंग जाते तो नेहा के लिए यह इतना वास्तविक था कि कई बार तो शाम की धूप से चमकती मसूरी के होटलों की खिड़कियों और शीशे भी उसे दिख जाते। सूरज की किरणों की चमक से खिड़कियों के शीशे से कौंध जाते थे। पहले पहल जब वे देहरादून आए थे तो हरदम उन्हें घूमने की धुन लगी रहती। किसी भी छुट्टी पर घर बैठने वाले थे नहीं वो। सुबह से ही बाइक लेकर निकल जाते। शहर के बाहर किसी चलते हुए पानी में पैर डालकर बैठे रहते। किसी झरने में अपनी हथेलियों को भिगोने के शौक से भरे पूरे वे हर समय उल्लास से खिलखिलाते रहते। चाय पीते हुए गौरव ने अखबार का पन्ना पूरा खोल लिया। एक एक हेडिंग पर निगाह टिकाते हुए वह अखबार की खबरों में उलझा हुआ था। इतने में ही नेहा की निगाह फिर वहीं पर जा टिकी जहां पर कल रात में वे उलझ गई थी। अखबार में तल्लीन गौरव की मूंछों के सफेद बाल को उसने एक बार फिर गौर से देखा। इस समय मूंछें एकदम सूखी हुई थी, रात की तरह भीगी नहीं। इसलिए सफेद बाल काले बालों में काफी कुछ छुप सा गया था। लेकिन अब नेहा को उसका पता मालूम था। उसने गौर से देखा, हाँ, उसका एक बाल सफेद हो गया है। फिर उसने और गौर किया तो कनपटियों पर भी एकाध सफेद बालों की झलक उसे दिखाई पड़ी। वह एक टक उन बालों को देखती रही। नेहा गौरव को तब से जानती है जब गौरव की मूंछों की केवल एक बारीक सी रेख निकली हुई थी। उन काले बालों के छोर सुनहरे से लगते थे। सुनहरे बाल कभी जाहिर हो जाते तो कभी छिपे रहते। वो एकदम लड़का सा ही था। वो खुद भी अपने बालों में दो चोटी करके और स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने वाली लड़की थी। एक ही मोहल्ले के होने के चलते दोनों एक दूसरे को जानने तो लगे, लेकिन जान पहचान तभी हुई जब दोनों को एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में हो गया। पढ़ाई अभी बीच में ही थी कि दोनों ने आगे के जीवन की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। एक ही इंस्टीट्यूट से दोनों ने एमबीए किया। देहरादून में गौरव को एक कंपनी में ऑफर मिला तो उसने यहीं पर नौकरी ज्वाइन कर ली। देहरादून में नौकरी का ऑफर है, यही बहाना करके नेहा भी देहरादून चली आई। बिन फेरे हम तेरे की धुन पर दोनों साथ रहने लगे। शादी करनी थी लेकिन उसके पहले पैसा जुटाना था। उन्होंने अपने आप से ही अपनी शादी की घोषणा कर दी। खूब हंगामा हुआ। मरा हुआ मुंह तक भी ना देखने की कस्में परिवार वालों की तरफ से खाई गईं, लेकिन दोनों ने परवाह नहीं की। एक दूसरे के साथ से उनकी दुनिया पूरी हो गई थी। बाद में नेहा को भी एक कंपनी में नौकरी मिल गई। सुबह उठकर दोनों नाश्ता करते, टिफिन तैयार करते और बाइक पर पहले तो गौरव नेहा को उसके दफ्तर में छोड़ने जाता, उसके बाद वह अपने दफ्तर जाता। शाम को नेहा बस पकड़कर घर आ जाती। गौरव रात में देर से घर आता था। तब नेहा उसे इंतजार करते हुए मिलती। उनकी इस दुनिया में अब एक तीसरा व्यक्ति भी आ चुका था। इस तीसरे आदमी के चक्कर में नेहा को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने पूरे महीने भर की बजटिंग फिर से की। हाँ, थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन खींचतान करके घर का खर्च चल ही जाएगा। उस समय उन्होंने इसकी ज्यादा चिंता भी नहीं की, लेकिन अब नेहा को लगने लगा कि गौरव कुछ बदल गया है, कुछ बदलने सा लगा है। हर समय वह उन छोटे छोटे परिवर्तनों को ढूंढती रहती जो उसके बदलने का संकेत देते थे। कहीं ये बदलाव मूंछों के इस पके हुए बाल की वजह से तो नहीं है? कनपटियों पर दिखने वाली चांदी जैसे एकाध बाल तो इसका कारण नहीं है?
नेहा न जाने कब तक ऐसे ही एक टक गौरव को देखती और अपने ख्यालों में गुम रहती कि तभी सात्विक ने कुनमुनाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर कई बार वह बिना आवाज किए बस चुपचाप टुकुर टुकुर ताकता रहता था। कई बार अपने हाथ पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करता। कुनमुनाने की आवाज सुनकर पहुंची नेहा ने बड़ा सा मुस्कुराते हुए सात्विक को गुड मॉर्निंग किया, उसे उठाया और उसके पोतड़े बदलने लगी। इस बीच गौरव भी वहीं आ गया। मुग्ध भाव से नेहा और सात्विक को देखता हुआ वह अपने कपड़े निकालने लगा। सात्विक को दूध पिलाने के बाद नेहा नाश्ता बनाने में जुट गई। गौरव नहाने चला गया। खाना बनाते हुए नेहा को फिर उन्हीं ख्यालों ने जकड़ लिया। गौरव बदल गया है। बाथरूम में चुपचाप पानी गिरने की आवाज आती रही। यही गौरव बाथरूम में घुसते ही गाना शुरू कर देता है। किशोर कुमार की पूरी एक कैसेट बजने के बाद ही उसका नहाना पूरा होता था। बाथरूम में कभी किशोर कुमार ब्लू मूड्स बजने लगता तो कभी सेंटिमेंटल सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार बजते थे, लेकिन अब चुपचाप पानी गिरता रहा और नहाने की आवाज आती रही। अब ये गाना क्यों नहीं गाता, क्यों चुपचाप रहता है? नेहा को उन दिनों की याद बहुत ही अच्छी तरह थी जब वे किसी पार्क या रेस्टोरेंट में जाकर बैठते थे। सिनेमा हॉल के सामने बने एक रेस्टोरेंट में तो एक बार उन्होंने 10-12 कप चाय के पिए होंगे। हर आधा घंटे के बाद रेस्टोरेंट का लड़का वहां आकर उनसे पूछने लगता, साहब बिल ले आऊं? और गौरव उसे 2 कप चाय लाने का ऑर्डर दे देता। बिल काउंटर पर बैठा दुकानदार उन्हें चिढ़ भरी निगाह से देखता रहा। उसके पीछे लगे स्टिकर उधार प्रेम की कैंची है और कृपया बेकार बैठकर वक्त जाया नहीं करें उसे ही चिढ़ाते रहे। तब यही गौरव तो था। 1 मिनट के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ता था। अपने दोनों हाथों में उसकी एक हथेली को पकड़े हुए वह दुनिया जहान की बातें करता रहता। नेहा की हथेलियां पसीने से भीगने लगती और वह मन ही मन सोचती कि हे भगवान अब छोड़ भी दो। कभी खींचकर वह अपनी हथेली को छुड़ाती भी तो वह फिर उन्हें अपने हाथों के बीच में ले लेता। अपने हाथों में पकड़कर वह नेहा की एक एक उंगली का मुआयना सा करता था। किस उंगली में चक्र बना है, किस में भंवर, और कहाँ निशान पूरा एक चक्र नहीं बना सके और चक्र बनते बनते रह गया। एक अंगूठे पर लगी चोट के कारण वहां पर फिंगरप्रिंट के निशान भी कट गए थे। फिर वह उसकी हथेलियों के पीछे देखने लगता। हथेलियों के पीछे की फूली नसों को छू छू कर देखता। जहां भी नसें उभरी हुई थी वहां वह हल्के से दबा देता। फिर कहता, तुम्हारी नसें नीले रंग की हैं। फिर वह अपने कमीज की बाजुओं को ऊपर करके दिखाता, मेरी नसों का रंग हरा है। नसों के इस उलझाव और हथेलियों पर पड़ी रेखाओं के इस जाल से वह निकलने का कोई मौका ही नहीं देता। नेहा के हाथ पसीने से भीगने लगते। किसी तरह से वह पल भर को अपना हाथ छुड़ाती तो वह फिर से अपनी हथेलियों के बीच भर लेता। उन पलों को याद करने के साथ ही नेहा ने एक बार फिर सोचा कि अब ये बदल गया है। रसोई में साथ काम करते हुए भी कई बार तो ऐसा लगता कि उसे जैसे कि कोई अजनबी बगल में खड़ा हो और काम करते हुए इस कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं छू न जाए। सिर दर्द से फटा जाता और वह एक बार सिर पर हाथ भी ना रखता। क्या गोली नहीं खाई? रुको, मैं दवा लाता हूँ। और एक बार सिर पर हाथ रख दोगे तो कम नहीं हो जाओगे? नेहा के ख्यालों में इन बातों ने अपनी स्थायी जगह बना ली थी। टिफिन बनाकर उसने तैयार कर दिया। नाश्ता करते हुए भी गौरव एक शब्द नहीं बोला, बस कामकाजी बातें। शाम को आने में देर होगी, काम बहुत ज्यादा है, आज मीटिंग भी है, पेपर वाला आजकल पेपर देर से फेंक रहा है। बस कुछ ऐसी ही बातें। नेहा उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी। सात्विक हर दिन बड़ा हो रहा है, अब तो वह जवाब भी देने लगा है। कल तुम उसे नहाते समय देखते, कैसा खिलखिलाने लगता है। बाथ टब में हल्के गुनगुने पानी में उसे डालकर नेहा ने नहलाया था। बेबी शैम्पू से उसके बाल भी धोने के बाद कैसे सुनहरे रंग की आभा से चमकने लगे थे। लेकिन गौरव के पास तो वक्त ही नहीं था। 10 बजने वाले थे, उसे मीटिंग के लिए देर हो रही थी।
बैग में टिफिन और लैपटॉप रखने के साथ ही उसने सात्विक की उंगलियों को हल्के से छुआ और कुछ सोचते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। नेहा बालकनी में आकर खड़ी हो गई। गौरव ने बाइक घुमाई और किक मारकर उस पर बैठ गया। धीमी बुड़बुड़ करती हुई बाइक चल पड़ी। गली के नुक्कड़ तक गौरव दिखाई देता रहा। नेहा चुपचाप उसे देखती रही। हाँ, अब तो वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले गौरव गली के नुक्कड़ पर एक पल को रुकता जरूर था। उसे पता रहता था कि वहां बालकनी में नेहा खड़ी होगी, वह उसी की तरफ देख रही है। 1 मिनट रुक कर वह पलट कर देखता और फिर बाइक को आगे बढ़ाता हुआ चला जाता। लेकिन आज गौरव यहाँ भी नहीं रुका, ना ही उसने पलट कर देखा। क्या वो नेहा की मौजूदगी से भी गैर वाकिफ होने लगा है? सात्विक के रोने की आवाज आने पर नेहा की तंद्रा टूटी। वह चुपचाप सात्विक के पास चली आई। दिन बीता, सर्दी और सख्त तो चली। उस रात भी गौरव का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी। जब मोबाइल पर साथिया मद्दम मद्दम तेरी गिली हंसी की धुन सुनाई पड़ी तो उसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। गौरव का इंतजार करते करते उसकी आंख झपक गई। झगड़ने के पूरे मूड से वह दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलकर वह एक टक खड़ी होकर गौरव को देखती रही। गौरव कन्नी काटते हुए अंदर घुस आया। गौरव के दस्ताने उतारने और मफलर हटाने तक उसका अंदाजा पक्का हो गया था। गौरव के मुंह से शराब के तेज भभके आ रहे थे। गौरव ने बैठी हुई थरथराती आवाज में कहा, तुम सो जाओ, मैं खाना खाकर आया हूँ। चिड़ी हुई नेहा की चाल में तेजी आ गई। तो अब ये पीकर भी आने लगा है। इसने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि खाना खाकर घर आएगा। चुपचाप आकर वह बिस्तर में लेट गई। उसने सात्विक की तरफ मुंह कर लिया और उसे अपने सीने से चिपटा लिया। बच्चा पहले तो कुनमुनाया, फिर माँ की गर्मी का एहसास पाकर और भी ज्यादा संतोष के साथ सो गया। बाइक स्टैंड पर लगाते हुए गौरव का ध्यान सबसे पहले हल्के से भीग चुके अपने दस्तानों पर गया। एक हाथ का दस्ताना उतार कर उसने तुरंत ही मोबाइल निकाला और नेहा को मिस कॉल दी। सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा। एक ही दस्तक में दरवाजा खुल गया। सामने नेहा खड़ी थी। दरवाजा खोलकर वह एक टक उसे देखने लगी। उसे इस तरह देखते देखकर गौरव चिढ़ गया। यह क्या कि दरवाजा खोलकर ऐसे खड़े हो गए कि हाँ, क्या काम है? दरवाजा खोलने के बाद अगर कोई बगल नहीं होगा तो कोई अंदर घुसेगा कैसे? एक पल तक गौरव इंतजार करता रहा, फिर बगल से होकर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे नेहा ने भी दरवाजे पर कुंडी लगाई और अंदर चली आई। कुर्सी पर बैठकर गौरव ने दस्ताना, मफलर, जूते सब उतारे। लॉन्ग कोट उतार कर कुर्सी पर ही टांग दिया और अंदर जाकर हाथ धोने लगा। हाथ मुंह धोकर वह जब बाहर निकला तब भी नेहा वहीं कुछ असमंजस की स्थिति में खड़ी हुई थी। गौरव के मुंह से निकला, तुम जाकर सो जाओ, मैं खाना खा लूंगा। नहीं, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, नेहा ने कहा। गौरव कमरे के अंदर चला गया। सात्विक सो रहा था। सोते हुए उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थीं। दोनों मुट्ठियों को उसने अपने गालों के नीचे यूं लगाया हुआ था जैसे किसी बात पर विचार की मुद्रा में विद्वत जन अपनी मुट्ठियों पर अपनी ठुड्डी रखते हैं। उन बिछी हुई मुट्ठियों को खुलवाकर उसमें अपनी उंगली फंसाने का प्रयास गौरव करने लगा। इसी से कुनमुनाकर सात्विक जाग गया। गौरव ने पहले तो सात्विक को थपकियां देकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद टूट चुकी थी। अपनी माँ को पास न देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसे चुप कराने में नाकाम गौरव उठकर रसोई में चला आया। इसके बाद अपने खाने के लिए रोटियां भी उसे ही बेलनी पड़ी। रसोई में ही किसी तरह रात का डिनर निपटा कर जब वह कमरे में पहुंचा तो सात्विक को सुलाते सुलाते नेहा भी सो चुकी थी। कुछ देर तक वह चुपचाप नेहा और सात्विक को देखता रहा। सात्विक के चेहरे पर फिर से पहला जैसा संतोष था और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए अपनी ठुड्डी के पास लगा लिया था। इन्हीं मुट्ठियों को भींचते हुए कभी कभी वह अपने चेहरे को भी नोचने लगता था। सात्विक के नाखून काटना कम मुसीबत का काम नहीं था। एक तो वह उंगली पकड़ने नहीं रहने देता। अगर थोड़ी देर पकड़ो भी तो उसकी उंगली हिलाने से कटने का खतरा बना रहता था।
नेहा अपने दांतों से एक एक नाखून का अंदाजा करके काटती थी, लेकिन उसके नाखून बढ़ते भी बड़ी तेजी से थे। पतली लंबी लंबी उंगलियां थीं। जब वह पैदा हुआ था उसी दिन उसकी लंबी उंगलियों की पहचान किसी ने कर ली थी। वह बोला था, कलाकार की उंगलियां हैं लंबी लंबी। अब पता नहीं क्या बनेगा। गौरव इस पर ज्यादा नहीं सोचता। बस पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तैरना सीख ले, गिटार बजाए और फुटबॉल खेले। बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों एक बार लद्दाख भी जाएंगे, जरूर। और हो सका तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी करेंगे। फूलों की घाटी, पवाली कंठा, सुंदरबल और नेपाल में पुना हिल। गौरव ने कई ट्रैकिंग रूटों के नक्शे अपने मन में खींच रखे थे। यही सब सोचता हुआ वह चुपचाप अपने बिस्तर में आ गया। सुबह से थका हुआ था, उसे तुरंत ही नींद आ गई। लेकिन रात नींद और होश के बीच झूलती रही। सबको सोते देखकर सात्विक ने अचानक अपनी आंखें खोल लीं, जैसे सबके सो जाने का इंतजार कर रहा हो। ऊपर पंखे से बंधे लाल, हरे और नीले गुब्बारे पर उसकी निगाहें टंगी रहीं। अक्सर ही वो अपनी गोल गोल आंखों से पंखे पर बंधी इन बड़ी बड़ी चीजों को ध्यान से देखने लगता था। गुब्बारों को देखकर कुछ खुशी से वह किलकने भी लगा। अपने हाथ पैरों को तेजी से फेंकने लगा। उसके पैर से कंबल हटने लगा। अपने पैरों को साइकिल पर पैडल की तरह चलाते हुए उसने ऊपर से कंबल हटा दिया। उसके किलकने की आवाज सुनकर गौरव की नींद खुल गई। उसने धीरे से सात्विक के गालों को छुआ। सात्विक उसकी तरफ कुछ अनिश्चित सा होकर देखने लगा। यूं उसे ऐसे ही देखता था वो, थोड़ा थोड़ा सा, कभी पहचानते हुए तो कभी बेपहचान के। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके पोतड़ों की जांच की, वे गीले नहीं थे। अपनी गोद में लेकर सात्विक को गौरव झुलाने लगा। इससे खुश होकर सात्विक किसी तरंग की तरह अपने पैरों को झटका दे देता। नेहा गहरी नींद में सो रही थी। सात्विक की किलकारियों से भी उसकी नींद नहीं टूटी। गौरव उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। आंखों के पास हल्के काले गड्ढे दिख रहे थे। माथे पर झुर्रियां तो नहीं, लेकिन हल्की झाई जैसा कुछ दिखने लगा था। बहुत ही कम सो पाने के चलते हर समय एक चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में बैठ गया था। नींद में भी यही दुश्चिंता उसके चेहरे पर बहुत मुखर होकर सामने आ रही थी। नेहा के चेहरे को देखते हुए गौरव की चिंता और बढ़ने लगी। क्या होगा? आगे क्या होगा? जीवन कैसे चलेगा? गौरव की आंखों में भविष्य की चिंताएं तैरने लगी। अपने हाथों में लेकर पहले तो वह सात्विक को थपकियां देता रहा। फिर उसे हल्का सा निंदाता देखकर उसने सात्विक को अपने हाथों में लेकर हल्का हल्का झुलाना शुरू कर दिया। नींद और चिंताएं गौरव पर भी भारी होने लगी। एक एक दिन मुश्किल से बीत रहे थे। हर दिन की शुरुआत गौरव इसी एक चिंता से करता कि आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है। नींद गहरी होने लगी। सात्विक की किलकारियां खामोश होने लगी। गौरव उसे झुलाता रहा। नींद और होश के बीच अचानक उसे लगा कि वह सात्विक को लेकर बालकनी के पास खड़ा है। अपनी दोनों हथेलियों का झूला बनाकर वह सात्विक को झुलाए जा रहा है। सात्विक उसकी तरफ देखकर किलकारियां भर रहा है, लेकिन उसके हाथों की पकड़ ढीली हो रही है। सात्विक उसके हाथों से छूट रहा है। वह बालकनी से नीचे बस गिरने को है। नहीं! अचानक ही गौरव के होश जाग जाते। सात्विक को झुलाते झुलाते वह खुद भी झपकी में झूलने लगा था। उसके हाथों से बस सात्विक छूटने को ही था। हथेलियों की नरमाई और हल्के झूले में वह कब का सो चुका था। गौरव ने उसे हल्के से बिस्तर पर लिटा दिया कि उसकी नींद न टूट जाए, लेकिन इतने में गौरव की नींद टूट गई। अब उसने अपनी आंखें बंद की तो उनमें नींद नहीं थी। आंखों को बंद करके वह बैठे बैठे ही न जाने कहां कहां की बातें सोचने लगा। कभी तो नींद आंखों पर आकर कब्जा जमाती, तो कभी बस यूं ही दिखावा करके भाग जाती। उस दिन पूरी रात कुछ ऐसे ही नींद और होश के बीच में झूलता रहा वह। अगले दिन जब गौरव उठा तो रात भर की कश्मकश उसके पीछे पड़ी हुई थी। दिन की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं हुई।
गौरव सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर उसने चाय बनानी शुरू की थी। चाय का पानी चढ़ाया, चाय पत्ती डाली, अदरक डाला। जब पानी खौलने लगा उसने दूध डाला, लेकिन कुछ ही देर में दूध के थक्के जम गए, चाय फट गई। पूरा मूड खराब हो गया। खैर, अपनी कोफ्त पर काबू पाते हुए उसने किसी तरह चायदानी अच्छी तरह से धोई। इसके बाद दोबारा चाय चढ़ा दी। इस बार बड़ी सावधानी से दूध डाला। चाय छानने के बाद वह नेहा को जगाने चला गया। नेहा और गौरव दोनों चाय पीते रहे। गौरव ने पूरा अखबार खोल डाला। एसएसपी के घर के नजदीक ही डकैती पड़ गई थी। सुबह सैर पर निकली महिला के गले से चेन खींच ली गई थी। बल्लीवाला चौक पर कोई फ्लाईओवर बनने वाला था जो लोगों को जाम से निजात देने वाला था। दोस्तों पर एतबार कर उनके साथ पार्टी करने गई छात्रा बलात्कार का शिकार हो गई। इस तरह की खबरों पर चलते चलते वह दो ट्रकों की टक्कर में एक मरा जैसे हेडिंगों तक भी पहुंचने लगा था। पहले पेज की खबरों में प्रधानमंत्री ने देश के उद्योगपतियों से नहीं घबराने की अपील की थी। औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ से मंदी से निपटने के लिए बेल आउट पैकेज की मांग की जा रही। दरअसल ये बेल आउट शब्द अमेरिका में पैदा हुआ था और वहीं से चलकर भारत आ पहुंचा था। अखबार के संपादकीय पेज पर इस आर्थिक मंदी के कारण और निवारण पर भी प्रकाश डाला गया था। अमेरिका में लोगों को घर चाहिए थे, घर बनाए गए। हजारों लाखों आवासीय योजनाएं, लोगों को लुभाने वाली। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स, पेंट हाउस, हर तरह के घर। जिन लोगों के पास पैसा था उनके पास पहले से ही घर था। फिर कहा गया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। आज प्रॉपर्टी खरीदी है तो कुछ ही सालों में वही प्रॉपर्टी आपको दुगनी रकम देकर जाएगी। खरीद लो, खरीद लो। अब जिनके पास पहले से ही घर थे उन्होंने और घर खरीदे, रहने के लिए नहीं, निवेश करने के लिए, बेचने के लिए। जब मौका आएगा तब बेच देंगे, पैसा अच्छा मिलेगा। लोगों ने लोन ले लेकर घर खरीदे थे। लेमन ब्रदर्स ने जिनके पास भी पैसा कम पड़ा उन्हें पैसा दिया। कोई बात नहीं, आपके पास घर की कीमत का 10% तो है ना, बाकी 90% हम फाइनेंस कर देंगे। खरीद लो घर, बस महीने के महीने किस्तें चुकाते रहो। गंभीर आशावाद के पीड़ितों ने घर खरीदना जारी रखा। खूब घर खरीदे गए। बिल्डरों की मौज आई। खूब लोहा सरिया बिका, खूब सीमेंट बिका। पेंट, शीशा, पत्थर, लकड़ी, सब कुछ की इंडस्ट्री ने खूब रफ्तार पकड़ी। पर अफसोस कि सब कुछ ऐसे ही नहीं चलता रहा। बेचने वाले बढ़ गए, खरीदने वाले कम पड़ गए। लोगों ने जिन मकानों को अच्छे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा था उन्हें बेचना चाहा कि अब तो पैसा मिल जाए, लेकिन खरीदार ढूंढना ही मुश्किल होने लगा। जिंदगी की परेशानियां बढ़ने लगी। बैंक की किश्त जिंदगी की उलझनों को मुंह चिढ़ाने लगी। किश्तें भरना दुश्वार हो गया तो लोग डिफॉल्टर होने लगे। कहाँ से किश्त चुकाएं? जब पैसा ही नहीं, लोग अपने इन्वेस्टमेंट का बोझा ढोने लगे। लेमन ब्रदर्स ने लोन न चुका पाने वाले कुछ लोगों के घर जब्त कर लिए, लेकिन ऐसे तो कारोबार नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक नायाब तरीका खोज निकाला। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज देना शुरू कर दिया। अच्छे दिन फिर से आएंगे इस उम्मीद में लोगों ने कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना शुरू किया। लेकिन अब किश्तें भी दोगुनी हो गई थी। पहले कर्ज की, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए गए कर्ज की। अच्छे दिनों की यह उम्मीद भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। लोगों के लोन सरेंडर होने लगे। किश्तों की उगाही ही मुश्किल हो गई। हालात यहाँ तक बिगड़े कि लेमन ब्रदर्स को सांप सूंघने लगा और अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में शामिल रहे लेमन ब्रदर्स ने सितंबर 2008 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। $6 अरब से ज्यादा पूंजी वाला, दुनिया के कई देशों में शाखाओं वाला, कई हजार लोगों को नौकरी देने वाला बैंक जब धराशायी हुआ तो दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। शेयर बाजार रसातल में चले गए। अमेरिका में सितंबर 2001 में हुए हमलों के समय बाजार जितने नीचे गए लगभग उसी स्तर पर सेंसेक्स गिर गया। अब सेंसेक्स तो इस अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा ही बना हुआ था।
जब धड़कन गायब होने लगी तो बाजार मरना सन्न हो गए। आर्थिक भूचाल आ गया। कंपनियों ने इस भूचाल से निपटने का एक ही तरीका निकाला था, अपने खर्च कम करो। करोड़ों अरबों की तनख्वाह लेने वाले मैनेजरों ने बताया कि कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका श्रम उत्पादक नहीं, उनकी नौकरी बोझ है। ये नौकरियां कम कर दी जाएं तो कंपनी के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, घाटा कम किया जा सकता है। लोगों की नौकरियां छीनी जाने लगी, लोग बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार लोगों ने अपनी जिंदगी की जरूरतें और सीमित कर दी। 1 किलो दूध की बजाय 1 पाउच में काम चलाया जाने लगा। पिक्चर देखनी बंद हो गई, शॉपिंग बंद, रेस्तरां में खाना बंद। नतीजा हुआ कि सिनेमा में मंदी, शॉपिंग में मंदी, रेस्तरां में मंदी, सब जगह यही हाल। कारों की खरीद बंद हो गई, टीवी की खरीद बंद हो गई, फ्रिज बिकना बंद हो गए, दुकानों पर रखे एसी पर धूल जमने लगी थी। इन सभी उद्योगों में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। इतनी ढेर सारी सूचनाओं से घबराकर गौरव ने अखबार बंद कर दिया और चुपचाप बाथरूम में चला गया। पानी ज्यादा गर्म हो गया था। बाल्टी से इमल्शन रॉड हटाने के बाद उसने पहले तो पानी को मग से ऊपर नीचे किया। कई बार पानी ऊपर से तो गर्म हो जाता है लेकिन नीचे ठंडा रहता है। नहाना शुरू करो तो पहले तो गर्म पानी मिलता है, पर बाद में वे ठंडे पानी से ही नहाते हैं। गर्म पानी से गर्म हुए शरीर को ठंडे पानी की भाप ज्यादा चाहिए होती है। इस तरह के धोखे का शिकार वह कई बार हो चुका था। अतः गौरव ने पानी के ऊपर नीचे का तापमान बराबर करने की कोशिश की थी। इसके बाद भी जब पानी गर्म लगने लगा तो उसने 2 मग पानी बाल्टी से निकालकर बहा दिया। इसके बाद बाल्टी में नल चला दिया। छत पर रखी टंकी में रात भर ठंडाया हुआ पानी नल में से निकलने लगा। उसने अपने बालों में शैम्पू लगाया और हल्के से पानी डाला। हल्की ठंड की फुरैरियां सी बदन में दौड़ उठी। फिर पानी की गर्माई अच्छी लगने लगी। गुनगुने पानी को वह अपने शरीर पर रगड़ने लगा था। गर्म पानी को त्वचा पर ज्यादा से ज्यादा फैलाने में उसके हाथ लगे रहे, लेकिन दिमाग में कहीं कोई एक बात अटकी हुई थी। फालतू, हाँ, फालतू स्टाफ कम किया जाना है, जिसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है ये फालतू? क्या उसके परिवार को उसकी जरूरत खत्म हो गई? अपने घर की पूरी गाड़ी खींचने वाला कोई आदमी अपने ऑफिस में फालतू कैसे हो सकता है? कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है। ये कोई महीने भर पहले की बात होगी जब फालतू साबित कर दिए जाने का डर हर किसी के चेहरे पर दिखाई पड़ने लगा था। सावधान रहो, लिस्ट तैयार हो रही है। इस समय काम में जरा भी लापरवाही ठीक नहीं है। ये चेतावनी भरी एक आवाज थी जो ऑफिस में चुपके चुपके हर कान तक पहुंच रही थी। तो क्या यहां भी छटनी होगी? लोग निकाले जाएंगे? ये चेतावनी हर समय उसके दिमाग में अटकी रहती। हालांकि बाद में कोई समझाने भी लगा कि नहीं, तुम्हारा नंबर थोड़ा ही है। काम करने वालों की जरूरत तो हमेशा रहेगी। जो काम नहीं करते हैं उन्हें निकाला जाएगा। कंपनी को घाटा हो रहा है। मोटी मोटी तनख्वाह लेकर भी जिन्होंने काम नहीं करने की कसम खा रखी है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इससे कंपनी का घाटा भी पूरा जाएगा और फालतू स्टाफ भी हट जाएगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ गौरव बाहर आया। हर बात के जवाब में हूँ हाँ करते हुए उसने नाश्ता किया और मीटिंग्स के लिए देर ना हो जाए यह सोचता हुआ जल्दी से तैयार होकर चल दिया। मन की उलझन इस तरह हावी हो गई थी कि गली के नुक्कड़ पर एक क्षण रुकने का गौरव को ख्याल ही नहीं रहा। गौरव एक खास गति में बुड़बुड़ करती हुई बाइक को लेकर सीधे ऑफिस में ही जाकर रुका। अभी 10 बजने में 5-7 मिनट बाकी थे। गौरव ऑफिस पहुंच गया था। कहने को उसकी फील्ड जॉब थी। सुबह की मीटिंग में सबके साथ दिन भर के कामकाज के बारे में विचार विमर्श होता। इसके बाद वे फील्ड में निकल जाते। शाम को 5-6 बजे तक सभी लोग फिर से ऑफिस पहुंच जाते। दिन भर के कामकाज की समीक्षा यहाँ पर होती थी। अक्सर ही इसमें देर हो जाती।
देहरादून की शादियों की एक खास बात थी। पार्टी में जहां महिलाओं के लिए महिला संगीत का इंतजाम रहता, तो पुरुषों के लिए कोने में कहीं कॉकटेल पार्टी का भी। यूं तो नवीन की बहन की शादी की दावत ऑफिस में सभी लोगों को दे दी गई थी, लेकिन बॉस लोगों के वहां पर पहुंचने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। रात के लगभग 9:30 बजे गौरव वहां पहुंचा तो सभी का जमघट लगा हुआ था। बियर, विस्की, रम, ब्रांडी की बोतलें रखी हुई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता पूरी थी, चाहे जैसा भी पैक बनाओ। बस इतना होश रहे कि घर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, यानी घर जाने लायक बचे रहो। रॉयल स्टैग की बोतल और एक बोतल सोडा और 4-5 गिलास अमित थपलियाल ने अलग कर लिए। मेहमानों की भरमार हो चुकी थी। बाहर के सर्द मौसम की तुलना में यहाँ काफी गर्माहट थी, गहमा गहमी भी थी। सेना के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक क्लब की यह बिल्डिंग थी। सेना से रिटायर हुए नवीन के किसी रिश्तेदार की बदौलत पार्टी के लिए यह बिल्डिंग नसीब हो सकी थी। एक तरफ तंदूर लगा हुआ था। अमित ने तंदूर के पास ही अपनी टेबल लगवा ली। दोस्तों का जमघट लग गया। मेज पर गिलास सजाकर अमित शराब ढालने लगा। कुछ लोगों को बोतल का ढक्कन खोलने के साथ ही चढ़ने लगती है। शराब की महक का ऐसा ही असर अनुपम पर होता था। इसके साथ ही शराब और नशे को दर्शन के स्तर पर पहुंचाने का उसका प्रयास भी शुरू हो जाता। पहली छलांग तो लंबी ही होती, तभी तो आगे के लिए उत्साह बना रहेगा। इसलिए पहला पैक तो बड़ा ही होगा। कभी भी अपना टारगेट छोटा मत रखो दोस्तों। राजेश की आवाज में नखरा बहुत था। उसने गिलास में जैसे ही अमित ने शराब की बोतल का मुंह टेढ़ा किया, उसने कहना शुरू किया, बस इससे ज्यादा नहीं भाई, घर भी तो जाना है। लेकिन इस ना नुकर के बाद भी मजाल है कि कोई उससे ज्यादा गटक जाए। गौरव चुपचाप अपने गिलास में शराब ढाली जाते हुए देखता रहा। गौरव और विकास का गिलास भी भरने के बाद सभी ने गिलास ऊपर उठाए, ऊंचा किया और 3 चीयर्स के साथ ही शराब की चुस्कियां भरने लगे। 2 पैग लगने के बाद ही सभी के गाल तमतमाने लगे थे। शराब के पैक के साथ ही अनुपम के दार्शनिक स्तर में भी इजाफा हुआ था। अपनी सिगरेट सुलगाते और सिगरेट की डिब्बी सबके आगे करते हुए उसने कहना शुरू किया, भाई शराब की सबसे अच्छी सहेली सिगरेट ही होती है। दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूजे के लिए बने हुए। पैग पर पैग चढ़ाते जाओ, लेकिन जब तक सिगरेट का धुआं अंदर नहीं जाता बस मजा ही नहीं आता। दोनों एक दूसरे की बाह पकड़कर चलते हैं। एक ही दफ्तर के लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे उनकी टेबल के आसपास लगने लगा। दिन में कई कई जोड़ी आंखें एचआर डिपार्टमेंट की हर हरकत पर लगी रहती थी। वहां से आने वाले बुलावे को लेकर हर कोई आशंकित था। दिन में राजेश्वर सिंह का बुलावा आया था। एचआर के केबिन से निकलने के बाद वे सीधे अपनी टेबल पर पहुंचे थे। वहां से अपना बैग उठाने और कंप्यूटर बंद करने के बाद वे ऑफिस से चले गए। बाद में किसी ने फोन करके उससे कुछ पूछा था। कंपनी की ओर से उन्हें महीने भर का नोटिस मिल गया था। कंपनी में 16 साल से काम कर रहे थे राजेश्वर सिंह, किसी ने बताया। हाँ, क्या कभी किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस अपने काम से काम। फिर कुछ देर तक राजेश्वर सिंह के बारे में इसी तरह की बात होने लगी। उनके बच्चे कितने हैं, घर कहाँ हैं, अब कैसे करेंगे। अपने बगल की सीट पर बैठे हुए आदमी की नौकरी जाने का तनाव बाकियों के चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। गौरव के सेक्शन में कुल 24 लोग हैं। इस पूरी टीम से अभी तक 6 लोग कम किए जा चुके हैं। इतने और लोग वहां से हटाए जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मेज पर रखे शराब के गिलास को घूरते हुए अनुपम ने कहा, यह तो साला सरासर मनमानी है। जब चाहो आदमी को काम पर रखो, जब चाहो निकाल दो। कंपनी को कोई घाटा वाटा नहीं है। सरकार से सब्सिडी के लिए मंदी का नाटक किया जा रहा है। राजेश बोल पड़ा।
गौरव अभी तक चुपचाप पीता रहा था। अब वो भी चुप नहीं रह पाया। उसका शोभ भी खुलकर सामने आने लगा। क्या हो रहा है? साला ऐसा लगता है जैसे हम आदमी ही नहीं है। मुर्गों के दड़बे में हाथ डालकर कसाई एक एक को बाहर निकालता है और जिबह से बचने के लिए हम अपने ही दड़बे में तड़फड़ाते हैं। उसकी छूट से भागने की कोशिश करते हैं, बस हम उसके हाथों में न फंस जाएं। लेकिन आज मान लो बच भी गए तो कल फिर तो हमारी बारी आ सकती है। कई दिनों की जमी हुई भड़ास में गौरव की आवाज़ तेज हो गई। उसकी तेज आवाज़ से आसपास के और भी लोग टेबल के आसपास इकट्ठा होने लगे। राजेश ने धीरे से गौरव को उठाया और एक किनारे ले गया। दादा, आप थोड़ा ध्यान रखो। आपको पता नहीं है कि कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाती है। बस चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। क्या यहाँ की बातें भी पहुँच जाएंगी? दादा, बस आप बात समझा करो। कौन क्या है क्या पता। अपने कान में कही गई बातों को सुनकर गौरव चुपचाप टेबल पर चला आया। उसने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली करते हुए टेबल पर रख दिया। इसके बाद सबसे विदा लेकर वह चुपचाप बाहर निकल आया। बाइक उठाई और किसी तरह से झूमते झामते बाइक स्टार्ट करके वहां से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते हुए रात के 11:30 बज गए थे। नेहा ने दरवाजा खोला और गौर से उसका चेहरा देखने लगी। उसके मुंह से आती शराब के भभके से नेहा की आंखें जलने लगी। गौरव ने आंखें नीचे कर ली। उससे निगाह मिलाने से बचता हुआ वह धीरे से जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मफलर और दस्ताना उतारा। गुस्से में तिल मिलाते हुए नेहा इतने में अंदर जाकर लेट गई। गौरव ने लॉन्ग कोट उतारा, बाथरूम में जाकर हाथ धोया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और ठंडे पानी से गालों की तमतमाहट थोड़ा कम की। सामने बिस्तर पर नेहा और सात्विक सोए हुए थे। सोते हुए सात्विक ने अपने निचले होठों को जरा सा भींच लिया था। उसमें से लार की एक हल्की सी रेखा निकलकर उसके गाल पर सूख गई थी। उसके चेहरे पर अपार संतोष के भाव थे। उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा था वह उससे निश्चिंत था, निर्लिप्त था। उसके पास बस अपना अवलंबन था। जबकि उसके बगल में लेटी हुई नेहा को जरूर अभी तक नींद नहीं आई होगी। उसने बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रखी होंगी और अंदर ही अंदर गुस्से से भुनभुनाते हुए तड़प रही होगी। गौरव ने बत्तियां बुझा दी और बिस्तर के एक किनारे जिधर वह सोता था जाकर लेट गया। कंबल को अपने ऊपर खींचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। नींद कहीं नहीं थी, लेकिन आंखों के बंद होते ही अंधेरा छा गया। एक ही बिस्तर पर दोनों अपने अपने ख्यालों के टापुओं पर अकेले रह गए थे। चारों तरफ उनकी चिंताओं का समंदर लहरा रहा था। चिंताओं का अलग अलग ढंग भी इन समुद्रों के रंगों में भी उतरा हुआ नजर आ रहा था। अपने टापू पर पड़े जीवन के लिए अलग राह निकालने की चिंताओं में डूबे थे वे दोनों पहली बार अकेले हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।